जय हिंद। इस वीडियो में हम समझते हैं 2019 में आया हुआ प्रश्न पत्र सेट 3 जिसका कोड दिया है BL, ठीक है, यानी 824 BL। तो इसमें सबसे पहले हम अब बहुविकल्पी प्रश्न आप लोगों को हल करवा रहे हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एक लेंस की क्षमता एक डायोप्टर है, उसकी फोकस दूरी होगी। तो फोकस दूरी क्या होगी, हल करने पर आएगा आपका आंसर 100 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन 20 का सही आंसर है। फोकस दूरी के लिए सूत्र होता है 100/P, और P का मान कितना दिया मेरे भाई, 1। तो 100 के बटे में 1 की कोई वैल्यू नहीं, तो क्या उत्तर आएगा 100 सेंटीमीटर। फिर क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा हमारा, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर। और यहाँ पर देखिए बहुत से लोगों ने किया होगा, क्या किया है, यहाँ पे 25 मीटर लगाया होगा, जो कि 25 मीटर बिल्कुल गलत आंसर है। आपके आंसर शीट में देखें क्या आ रहा, आंसर शीट में भी आ रहा 25 मीटर, ठीक है। आंसर शीट में कितना आ रहा, 25, यानी दूसरे का पहला सही गलत है, बिल्कुल 100% गलत है ये। तो आप लोग हर एक बात अनसॉल्व की ही ना माने, इस बात का हम विशेष आपको लोगों को ध्यान दिला रहे हैं, ठीक है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है। फिर क्या, लघु पतन के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। कितना हो जाता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है। ऑप्शन 20 का सही आंसर है। फिर क्वेश्चन कह रहा है, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ होगा, क्या होगा, सरल रेखा होगी। ओम के नियम के अनुसार विभवांतर व धारा के बीच ग्राफ जो होगा वो कैसा होगा, सरल रेखा में होगा। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 5 कह रहा हमारा, प्रश्न नंबर 5 क्या कह रहा, किसी धारावाही चालक में बहने वाली धारा I तथा लंबाई L को लंबवत B तीव्रता वाले चुंबकीय क्षेत्र में रखा गया है, उस पर लगने वाला बल। तो उस पर लगने वाला बल क्या होगा आप लोगों का, बल जो होगा आप लोगों का IBL होगा। क्या होगा, IBL। और अगर कोई थीटा अंश का कोण बनाता है तो साइन थीटा हो जाता है। क्या हो जाता है, IBL साइन थीटा। फिर प्रश्न नंबर 6 कह रहा हमारा, किसी तार की लंबाई उसकी प्रारंभिक लंबाई की 3 गुना करने पर उसका प्रतिरोध हो जाएगा। तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो क्या होगा, 9 गुना होगा, ठीक है। लंबाई 3 गुना कर देंगे तो उसका जो प्रतिरोध होगा वो 9 गुना हो जाएगा। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखिए, ओम के नियम के अनुसार विभवांतर धारा के बीच ग्राफ सरल रेखा में हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर 4 भी इसी तरीके से था भी। फिर प्रश्न नंबर 8 हमारा कह रहा, अम्लीय विलयन का पीएच मान है। तो अम्लीय विलयन का जो पीएच मान है वो कितना होता है, 7 से कम। कितना होता है, अम्लीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा, सल्फ्यूरिक अम्ल में अम्लीय हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या होती है। तो अम्लीय हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या कितनी होती है, 2। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर यूरेनियम है, कह रहा है यूरेनियम क्या है, एक रेडियो एक्टिव तत्व है। क्या है यूरेनियम, रेडियो एक्टिव तत्व, ठीक है। न क्षार धातु, ना धातु, ना गैस, कोई भी नहीं है, रेडियो एक्टिव तत्व है। फिर कह रहा है H2SO4, यानी क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा, H2SO4 के का जो जलीय विलयन है उसका पीएच मान कितना होता है। तो H2SO4 का जलीय विलयन कितना होता है, पीएच 7 से कम होता है। जल को जीवाणु रहित बनाने के लिए उपयोगी पदार्थ है। तो जीवाणु रहित बनाने के लिए जो उपयोगी पदार्थ है वो क्या है आपका, विरंजक चूर्ण, यानी 12 नंबर का डी सही ऑप्शन है। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम। तो सर्वप्रथम बनने वाले कार्बनिक यौगिक का नाम क्या है मेरे भाई, यूरिया। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा हमारा, पादप में जाइलम उत्तरदायी है। तो पादप में जाइलम किसके लिए उत्तरदायी है, जल का वहन करने के लिए उत्तरदायी है। ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, मस्तिष्क उत्तरदायी है। तो मस्तिष्क उत्तरदायी किसके लिए है, सोचने के लिए, हृदय स्पंदन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए। ऑप्शन डी इसका सही, इसमें सभी के लिए, किसके लिए है भैया, सभी के लिए। फिर प्रश्न नंबर 16 कह रहा, पराग कोष होते हैं। तो पराग कोष होते हैं पराग कण। क्या होते हैं, पराग कण। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, पादपों में वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया है। तो वायु प्रदूषण कम करने वाली प्रक्रिया क्या है, प्रकाश संश्लेषण।
ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। वायु प्रदूषण प्रकाश संश्लेषण से कम होता है। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा हमारा 18। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा इस खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है। तो खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण कहाँ से होता है? फ्लोएम से होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर। पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है। तो पुरुष में लिंग गुणसूत्र होता है एक्स वाई। एक्स वाई ऑप्शन ए इसका सही आंसर। फिर 20 नंबर कह रहा है मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है। तो मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 होती है। ऑप्शन ए इसका ऑप्शन सी इसका सही आंसर। फिर क्वेश्चन नंबर कह रहा है हमारा क्वेश्चन नंबर वर्णात्मक प्रश्न कह रहे, देखिए ध्यान से। पहले में खा समंजन क्षमता की परिभाषा ये आपको लिखनी है। खा खंड कह रहा, देखिए हम जितने न्यूमेरिकल होंगे IUPSC होंगे जो हल करने वाले हैं वो हम हल करके बता देंगे। परिभाषा आप खुद से करिएगा, ठीक है। किसी वैद्युत बल्ब के तंतु में 0.5 एम्पीयर की धारा 10 मिनट तक प्रवाहित की जाती है। परिपथ में प्रवाहित विद्युत आवेश की गणना कीजिए। तो मेरे भाई एक बात बताइए ध्यान से, इस क्वेश्चन को हम यहीं पे हल कर किए दे रहे हैं। देखिए तंतु में धारा कितनी है? I का मान 0.5 एम्पियर, ठीक है। फिर कह रहा 10 मिनट तक, यानी टाइम कितना है? 10 मिनट। तो 10 मिनट, 1 मिनट में कितने सेकेंड? 60 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाए? 600 मिनट। कितने हो जाएंगे? 600 सेकेंड। अब पूछा क्यू की मतलब आवेश की गणना कीजिए। तो आवेश आपका क्या होता है? क्यू बराबर IT। I का मान देखिए 0.5 और T का मान कितना है? 600। 10 उठाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 0 से 0 कैंसिल, तो 6 पंचे 30, 300 कूलाम। कितना आएगा? 300 कूलाम इसका सही आंसर, ठीक है। फिर प्रश्न नंबर का कह रहा दूसरे का खंड, किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें कि उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। अब ये क्वेश्चन हम आप लोगों को कॉपी पर हल करके बताएंगे क्योंकि एक बड़ा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा प्रश्न है। अवतल लेंस है तो यहाँ पे लिखेंगे हम अवतल लेंस के लिए, अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए अवतल लेंस के लिए फोकस दूरी क्या दी है? माइनस 15 सेंटीमीटर। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखें, यानी कितनी दूरी पर रखें? U दूरी पर रखें। प्रतिबिंब से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने, जो प्रतिबिंब बने वो लेंस से कितनी दूरी पर बने? V का मान -10 सेंटीमीटर। पूछा लेंस से उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात कीजिए, M का मान भी ज्ञात कीजिए। कोई बात नहीं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे लेंस के सूत्र से 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। 1/F का मान -15, 1/V का मान -10 और माइनस का 1/U, माइनस का 1/15 और माइनस का 1/10 से पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 1/10 बराबर माइनस का 1/U। अब देखिए मेरे भाई यहाँ पर हम हर बराबर करेंगे तो 10 तियाँ 30 और 15 दूना 30, तो -2/30 प्लस 3/30 बराबर -1/U। 3 से 2 कम हो जाए, कितना बचेगा? 1/30 बराबर -1/U। तो ये यहाँ U की तुलना करेंगे मेरे भाई तो क्या आ जाएगा? -30 सेंटीमीटर आंसर। फिर हमसे कहा लेंस आवर्धन भी ज्ञात कीजिए। तो कोई बात नहीं, आवर्धन M बराबर क्या होता है? -V/U। -V का मान कितना? 30, तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। और U का मान कितना? U का मान, V का मान देखिए यहाँ पे दिया है आपका -10, V का मान कितना दिया? -10, V का मान -10
और माइनस पहले से तो प्लस, चलो यहाँ पे -10 रखेंगे। और यू का मान -30 कट गया तो ये कितना आ जाएगा 1/3। 1 को 3 से भाग करेंगे, उत्तर क्या आएगा 0.33। बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है किसी एल लंबाई तथा ए अनुप्रस्थ परिच्छेद के तार का प्रतिरोध 4 ओम है। यानी पहले जो तार का प्रतिरोध है वो कितना है 4 ओम है। इसी पदार्थ के किसी अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा जिसकी लंबाई L/2 तथा अनुप्रस्थ परिच्छेद का क्षेत्रफल 2a है। ठीक है, इस क्वेश्चन को हम बहुत अच्छी तरीके से आप लोगों को हल कराएंगे और आप लोगों वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कह रहा है हमारा, देखिए ध्यान से, कह रहा लंबाई जब हो एल का मान क्या हो जाए एल स्मॉल एल तथा लंबाई ए का मान ए दिया हो, तब यहाँ पर जो तार का प्रतिरोध होगा कितना होगा 4 ओम। तब लगाएंगे यहाँ पे, तो तार का प्रतिरोध यहाँ पे लगाएंगे, सूत्र क्या लगाएंगे R बराबर रो L/A। तो R बराबर 4 बराबर रो, L का मान कितना L और A का मान A, समीकरण 1। फिर हम पुनः हल करेंगे, कहा है फिर सवाल ने कहा है इसी पदार्थ के अन्य तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी R डैश होगा क्वेश्चन मार्क, जिसकी लंबाई यानी L का मान क्या हो जाएगा L/2 और परिच्छेद छिक्का क्षेत्रफल A का मान क्या हो जाएगा 2a। तब सवाल लगाएंगे यहाँ पे हम, भैया मेरे R डैश बराबर क्या हो जाएगा सूत्र रो L/A। R डैश का मान हमें ज्ञात करना, रो L का मान कितना हो जाएगा L/2 और A का मान क्या हो जाएगा 2a। तो यहाँ से देखिए हम कट करेंगे तो क्या हो जाएगा R डैश बराबर रो L/2 गुणे 2a। ठीक है, 2 और 2 की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 4। तो R डैश बराबर हो जाएगा रो L/4a, समीकरण 2। अब यहाँ से ध्यान रखेंगे हम, समीकरण 2 से 1 को भाग करने पर, क्या करने पर भाग करने पर, तो देखिए R डैश को भाग करेंगे किससे, समीकरण 2 को हम ऊपर रखेंगे तो R डैश बट्टा, देखिए यहाँ पे R डैश के बट्टे में क्या हो जाएगा 4 और यहाँ पर रो L/4a के बट्टे में क्या हो जाएगा रो L/a। तो रो L से रो L कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा R डैश बट्टा 4 और A/4a, A से A कैंसिल, तो यहाँ पर 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, तो उत्तर आपका क्या आएगा 1 ओम आएगा। क्या उत्तर आएगा मेरे भाई 1 ओम। R डैश का मान क्या हो जाएगा 1 ओम। बिल्कुल सही आंसर, आप अपने आंसर से मिला लीजिए। ठीक है, तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप लोगों का बिल्कुल अच्छे तरीके से कंप्लीट हुआ। फिर इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा हमारा, खा खंड कह रहा किसी 4 ओम प्रतिरोधक से प्रति सेकेंड 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न होती है। कितनी ऊष्मा उत्पन्न होती 400 जूल उत्पन्न होती है। तो विभवांतर तथा धारा ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है विभवांतर तथा धारा का मान ज्ञात करना। तो कोई बात नहीं, एक सूत्र आप लोगों ने पढ़ा होगा। यहाँ पर क्वेश्चन ने कहा है कि 4 ओम प्रतिरोध है। कितना प्रतिरोध है R का मान 4 ओम, प्रतिरोध से 400 जूल ऊष्मा यानी H का मान 400 जूल ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। पूछा विभवांतर ज्ञात कीजिए और I का मान भी यानी धारा भी ज्ञात कीजिए। तो भैया आप लोगों ने सूत्र पढ़ा होगा H बराबर V स्क्वायर बट्टा R। तो R का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा V स्क्वायर बट्टा यहाँ पर हम H का मान देखिए रखेंगे, हल करने पर H का मान 400 बराबर V स्क्वायर। R का मान क्या है हमारे पास निकालना है, R का मान 4 दिया है पहले से। ठीक, R का मान कितना दिया 4, तो V स्क्वायर बराबर हो जाएगा 4 चौको 1600। स्क्वायर हटाएंगे अंडर रूट लगाएंगे तो 1600 वर्ग किसका मेरे भाई 40 का वर्ग है। किसका वर्ग है 40 का। तो विभवांतर आपका क्या आ जाएगा 40 ओम 40 वोल्ट।
फिर धारा निकालना है, तो धारा के लिए निकालेंगे क्या, ओम के नियम से। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है, V बराबर आई आर। V का मान 40 और I का मान निकालना है, R का मान कितना, 4 ओम। तो 4×40, तो I का मान कितना हो जाएगा, 10 एम्पियर। 10 एम्पियर बिल्कुल सही आंसर। ठीक है, आप लोग नोट कर लीजिए और अपने आंसर शीट से मिला लीजिएगा। फिर इसके बाद देखते हैं अगला प्रश्न। खा खंड का अथवा प्रश्न क्या कह रहा है, अथवा प्रश्न कह रहा है परिपथ में ज्ञात कीजिए। अब इस परिपथ में ज्ञात करना है तुल्य प्रतिरोध, यानी 4 ओम 2 ओम 2 ओम। तो मेरे भाई देखिए 2 ओम 2 ओम क्या हो जाएंगे, कैसे, श्रेणी क्रम में है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, आर का मान आएगा 4 ओम हो जाएगा। फिर यहाँ पे 4 ओम कैसे, समांतर क्रम में संयोजित है, तब तुल्य प्रतिरोध क्या निकलेगा, इसका उत्तर आएगा लगभग 1/2। ठीक है, तो इसको हल करने पर 2 आएगा, या जो भी आएगा भी हल कर देंगे हम। फिर इसके बाद का परिपथ में कुल धारा, तो विभव देखिए बैटरी कितने वोल्टेज की लगी है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। अब फिर इसमें का ए व बी यानी ए और बी के बीच में कितना प्रतिरोध है, 4 ओम के बीच विभवांतर ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग बिल्कुल डीपली तरीके से हल करेंगे। सारे क्वेश्चन एक एक करके आप लोगों को हल करवा देंगे। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे चूंकि 2 ओम व 2 ओम 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में संयोजित हैं। कैसे मेरे भाई, संयोजित हैं, तब तुल्य प्रतिरोध क्या होगा, R बराबर 2 ओम, 2 + 2 बराबर 4 ओम। फिर यहाँ पर देखिए 4 ओम और परिपथ में जो बना 4 ओम दिया है, ये दोनों कैसे, समांतर क्रम में। तो लिखेंगे चूंकि 4 ओम व 4 ओम समांतर क्रम में संयोजित हैं, तब तुल्य प्रतिरोध क्या आ जाएगा हमारा, 1/R बराबर 1/R1 + 1/R2। तो 1/R बराबर क्या हो जाएगा हमारा मेरे भाई, 1/R1 का मान 4 और R2 का मान भी कितना आ जाएगा, 4। तो 1/R बराबर 2/4, R बराबर हो जाएगा 4/2, 2 से काटेंगे कितना हो जाएगा, 2 दूना 4 यानी 2 ओम। कितना ओम आया हमारा उत्तर, जो कुल प्रतिरोध है वो कितना है, 2 ओम। फिर यहाँ पे कहा है वोल्टेज दिया है, 2 वोल्ट की बैटरी लगी है। तब यहाँ पर लगाएंगे हम धारा I का मान, किसका मान, I का मान। दूसरा पार्ट कह रहा परिपथ में धारा I बराबर, क्वेश्चन क्या होता है, सूत्र होता है ओम के नियम से, वोल्ट विभवांतर बट्टा प्रतिरोध, तो विभवांतर क्या है, 2 ओम, 2 वोल्ट, प्रतिरोध है आपका 2 से 2 कैंसिल, कितना आ जाएगा, 1 एम्पियर। फिर इसके बाद कहा ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध। तीसरा पार्ट कह रहा है ए व बी के बीच तुल्य प्रतिरोध आर बराबर क्वेश्चन मार्क। तो देखिए आर के लिए यहाँ पर तुल्य प्रतिरोध दिया है आर, सॉरी ए व बी बिंदुओं के बीच विभवांतर पूछा है, के बीच लिखेंगे यहाँ वापस से, तुल्य प्रतिरोध नहीं, ए व बी के बीच विभवांतर
विभवांतर ए व बी के बीच विभवांतर क्या आएगा हमारा? विभवांतर V बराबर आई आर। तो I का मान कितना? 1 एम्पियर। R का मान कितना दिया? 4। तो हो जाएगा हमारा कितना? 4 वोल्ट। ए व बी के बीच विभवांतर 4 वोल्ट। बिल्कुल सही आंसर है आपका, 4 वोल्ट। फिर इसके बाद देखते क्या कहता है हमारा क्वेश्चन। क्वेश्चन अगला कह रहा हमारा, निम्नलिखित यौगिकों के संरचनात्मक सूत्र लिखिए। तो प्रोपेन टू आल, ठीक है, पहला दिया प्रोपेन टू आल। अब इसको हम हल करेंगे तो इसी पे हल कर किए दे रहे हैं। प्रोपेन में देखिए क्या लगाएंगे, 3 कार्बन, 1 2 3। तो तीसरे कार्बन में देखिए हाइड्रोजन कितना लगेगा? 1 2 3। फिर दूसरे 2 पे लगा है क्या? दूसरे कार्बन पे आल यानी OH लगा है। फिर 1 2 3। तो लिखेंगे इसको हम CH3। फिर CH, एक हाइड्रोजन भी लगेगा, CH, फिर OH, फिर CH3 डैश, मतलब सिंगल बॉन्ड CH3। फिर यहाँ पे कहा है 2 हाइड्रॉक्सी प्रोपेनोइक अम्ल। तो प्रोपेनोइक में क्या लगेंगे भैया? 3 कार्बन, 1 2 3। तो 3 कार्बन में कितने? 1 2 3। फिर एक कार्बन यहाँ पर लगेगा ओइक यानी OH। OH हाइड्रॉक्सी OH और यहाँ पे COOH। COOH तो क्या हो जाएगा? CH3 सिंगल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड OH सिंगल बॉन्ड COOH। ठीक है, ये आप लोग समझ लेना, यहाँ पे आराम से समझा दिया, वापस से आप लोग समझ लेना। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है कैलोमेल से जिंक का निष्कर्षण कैसे करते हैं, रासायनिक समीकरण भी दीजिए। ये आप लोगों को ही हल करना है। फिर इसके बाद देखते हैं आगे क्या दिया है, समीकरण संतुलित करने के लिए। तो यहाँ पर समीकरण संतुलित करने के लिए हम देखिए कॉपी में ही आप लोगों को समझाया दे रहे हैं, आराम से समझ जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कार्बन कितने दिए, कॉपर कितने दिए, कॉपर सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, फिर क्या बना? कॉपर ऑक्साइड, फिर सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे कॉपर कितने दिए? 2 2 परमाणु इधर भी है, 2 अणु बराबर हुआ। सल्फाइड कितना? 1 इधर भी दिया, ठीक है। ऑक्सीजन कितना? 2 और यहाँ पर ऑक्सीजन कितना? 3। तो यहाँ पर हम गुणा करेंगे कितने से? 2 से। अब इसको कॉपी पर ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो कॉपी पर लिखने के लिए बाद में हम आप लोगों को समझा दें। दिया है आपका CU2, इधर भी है, समझा दें इस साइड में। CU2 पहला दिया है CU2S प्लस O2 एरो CU2O प्लस SO2। अब इसको हल करेंगे तो मेरे भाई क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा आप लोग। कार्बन यहाँ 2 है, 2 अणु बराबर हैं। सल्फर 1 है बराबर है। ऑक्सीजन 2 है और ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं? इस साइड में ऑक्सीजन जो आप लोगों के कितने हैं? 2 और 1 3 है और इधर 2 है। तो इसको करेंगे हम गुणा कितने से? 3 से। 3 दूना 6 और यहाँ पर 2 तो है पहले से, तो इसको हम गुणा कर देंगे 2 से और इधर गुणा कर देंगे भी 2 से। 2 दूना 4 और 2 6। तो कापर हो जाएंगे 2 दूना 4, तो कापर भी इधर कर लेंगे 2 दूना 4। 2 सल्फाइड, 2 सल्फर हो गए, 2 सल्फर हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा रासायनिक समीकरण क्या हुआ? संतुलित हुआ। फिर अगला क्या कह रहा है, दूसरा वाला कह रहा हमारा, दूसरा कह रहा CO2 प्लस H2O एरो C6H12 O6 प्लस O2 प्लस H2O। अब इसको हम समय संतुलित करेंगे तो देखिए कार्बन कितना यहाँ पे 1, यहाँ पर 6, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 कार्बन हो गए। अब ऑक्सीजन हो जाएंगे 6 दूना 12 और 1 13 और यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं? 6 2 8 1 9। तो यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे ऑक्सीजन को 6 से। 6 दूना 12, 12 6 18, 18 1 19
अब भी नई बात बनी। 19 में हम इसको हल करेंगे। ऑक्सीजन लगे हैं ना, चलो ऑक्सीजन यहाँ देखते हैं। हाइड्रोजन कितने, 2, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 12, और 2 14। तो यहाँ पर गुणा करेंगे कितने से, 2 से। 2 दूना 4 हाइड्रोजन हुए, 4 हाइड्रोजन यहाँ हुए, और 12 इधर, 12 4 16। यहाँ पर हम गुणा कर देंगे कितने से, 8 से। 8 दूना 16, 2 दूना 4, 4 और 12 कितना हो जाएगा, 12 और 4 16, यहाँ 8 दूना 16। तो ये हमारा समीकरण कैसा हो गया। लेकिन ऑक्सीजन में भी अभी दिक्कत है, कहीं पे दिक्कत है। कापर बराबर हो गए 6 हुए कापर। हाइड्रोजन भी बराबर हो गए ऑक्सीजन। 6 दूना 12 और 12 8 20। तो यहाँ पे ऑक्सीजन कितने, 6 दूनी 12, 12 6 18, 18 2 20। बिल्कुल सही समीकरण संतुलित हो गया। फिर आगे देखते हैं। अगला तीसरा वाला कह रहा मेरा भाई, तीसरा वाला क्या कह रहा हमारा, Na। तीसरा वाला कह रहा Na सोडियम प्लस C2H5OH एथेनॉल प्लस C2H5ONA प्लस H2। अब यहाँ पे देखिए सोडियम कितना है, 1, तो 1 इधर भी हो गया बराबर। कापर कितना, 2, 2 हो गए। हाइड्रोजन कितने, 5 और 1 6। तो यहाँ पे हाइड्रोजन 5 और 2 7, 5 2 7। अब यहाँ पर सोडियम की दिक्कत आ रही है, तो यहाँ पर हम, हाइड्रोजन तो हमारे सही है, सोडियम यहाँ पर हम क्या करें, कापर हमारे आ रहे हैं 2, यहाँ भी 2 सही है। हाइड्रोजन की दिक्कत है, तो यहाँ पर हम 2 से गुणा करेंगे। कितने से गुणा करेंगे, 2 सोडियम। तो 2 सोडियम 2 से गुणा किया, 2 सोडियम हो जाएंगे। कापर कितने हो जाए, कितने हो जाएंगे, कार्बन 2 दूना 4, 4 कार्बन, तो 4 यहाँ भी बनाएंगे, 2 से गुणा करेंगे, तो 2 दूना 4। हाइड्रोजन कितने, 2 पंचे 10, 10 2 12, 2 पंचे 10, 10 और 2 12। ठीक है, ये भी हमारा इसी तरीके से संतुलित हुआ। फिर इसके बाद चौथा क्या कह रहा हमारा, चौथा कह रहा है, चौथा समीकरण हमारा कह रहा है BaCl2 प्लस H2O H2SO4 एरो BaSO4 प्लस HCl। तो इसको हम हल करेंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पे देखिए बेरियम बराबर है दोनों तरफ। क्लोराइड कितने, 2, 2 क्लोरीन हो जाएगी, नहीं यहाँ पे 1, तो 2 से गुणा करेंगे। हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पर हाइड्रोजन 2। तो ये बिल्कुल समीकरण हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आगे के क्वेश्चन देखिए, जीव विज्ञान का पार्ट है। स्वपोषी पोषण क्या है, उदाहरण देकर संक्षेप में समझाइए। पुष्प की अनुप्रस्थ काट के नामांकित चित्र, ये आप लोगों को ही हल करना है। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि ये जो सेट है आप लोगों का, सेट 3 अच्छे से आप लोगों को समझ आया होगा। और आप लोग वीडियो से को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।